ये दुनिया जो कई हजार सालों से मौजूद है, जो कई जंगलात पे मबनी है, कहीं पहाड़ हैं, इधर दरिया हैं, समंदर है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो सुनता ही इंसान दंग रह जाए। कई खूबसूरत जंगलात हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक वाकयात हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहां ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं कि इंसान हैरान हो जाए। इंसान की नेचर है इंक्विजिटिव होना, सवाल करना, और इसी जस्तजू में हम माउंट एवरेस्ट तक, उसकी पीक तक पहुंच गए। दुनिया की सबसे ऊंची तरीन जगह तक हम पहुंच गए, ये हासिल करने के लिए कि आखिर उधर ऐसा क्या है। कई खतरनाक जंगलात एक्सप्लोर कर लिए, कई सहरा एक्सप्लोर कर लिए, कई दरिया एक्सप्लोर कर लिए, लेकिन एक जगह है जो टिल डेट एक्सप्लोर नहीं की जा सकी। फिलीपींस और इंडोनेशिया के करीब एक इलाका है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना आइलैंड्स के नाम से वो मशहूर है, और कहा जाता है कि मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट एरिया ऑफ द सी। वो इतनी डीप है कि अगर माउंट एवरेस्ट मैरियाना ट्रेंच के अंदर डाला जाए तो माउंट एवरेस्ट की पीक जहां खत्म होगी, वहां से भी समंदर का जो लेवल है वो 10-12 मीटर दूर रहेगा। इतने सालों में कई दफा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, जाने की कोशिश की, हर दफा नाकामी ही नाकामी हुई। 2012 में एक बहुत मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर डेविड कैमरॉन जो हैं, जेम्स कैमरॉन, वो एक सबमरीन के जरिए मैरियाना ट्रेंच गए, एक्सप्लोरेशन की चाह में। जब वापस आए तो कुछ सैंपल्स वो कलेक्ट कर पाए जो उन्होंने साइंटिस्ट को दिए। उससे पता चला कि वहां पे, उस जगह पे एक ऐसा अमोबिया पाया जाता है, एक ऐसा जरासीम पाया जाता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन एक और जो वाकया वो सामने पेश किया उन्होंने, वो वहां मौजूद साइंटिस्ट परेशान हो गए।
कहते हैं कि जैसे ही मैं मैरियाना ट्रेंच के बीचों बीच पहुंचा तो मेरी सबमरीन ने कुछ ऐसी मूवमेंट डिटेक्ट की कि जिससे लगा कि कोई चीज मेरी सबमरीन की तरफ आ रही है। पहले उनको लगा कि कोई जानवर होगा, कोई मछली होगी, कोई स्क्विड होगा। बाद में कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मेरे रेडार पे वो जो भी चीज थी वो सामने बता रही थी कि बिल्कुल सबमरीन के सामने है, और मैं देख रहा हूं कि मुझे हल्का सा शैडो सा नजर आ रहा है और एक बहुत जाइगेंटिक किस्म की फिश, शार्क नजर आ रही है। लेकिन कहते हैं कि वो पल भर में गायब हो गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे सबमरीन की बैक साइड पे आके कोई जोर जोर से मार रहा हो। लेकिन जब ढूंढने की कोशिश की तो वो ना जानवर का सुराग मिला। जब ये बात साइंटिस्ट के सामने रखी गई तो इससे एक सिमिलर वाकया जो कि कई साल पहले जो लास्ट उस चीज के ऊपर बात हुई थी वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1960s में या 1940s में एक शार्क के बारे में न्यूज आई थी जिसको मेगलोडॉन कहते हैं या मेगलोडन कहते हैं, मेगलोडॉन जो भी है व्हाटएवर। एक ऐसी शार्क जो नॉर्मल टाइगर शार्क होती है या वाइट शार्क होती है, जो सबसे बड़ी शार्क कहलाई जाती है, जिसकी जो वो लेंथ होती है आई थिंक वो 13, 14, 15 फीट लंबी होती है। कहते हैं उसकी 3 टाइम्स बड़ी वो शार्क थी जो कि कई हजार साल पहले मौजूद थी इन्हीं दरियाओं में, और उसको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया है। लेकिन जब उस सबमरीन को निकाला गया और उसमें स्क्रैचेस और दांतों के जो फॉर्मेशन देखी गई तो वो फॉर्मेशन उस शार्क से मिलती जुलती थी जिसको कई 100 साल, 1000 साल पहले एक्सटिंक्ट कह दिया गया। मैग्लिडॉन जो लास्ट उसके जो जॉज मिले थे तो उससे उसके लेंथ का अंदाजा लगाया गया था विच वॉज 60 फीट, 4 गुना शार्क से बड़ी। अब दुनिया एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ी हो गई कि जो लोग ये 100% मानते थे कि इस तरह की शार्क अब एग्जिस्ट नहीं करती, उनके सवालात और उनके दिमागों में भी डाउट्स आना शुरू हो गए। टिल डेट मैरियाना ट्रेंच जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है। 11,000 मीटर नीचे, जमीन से नीचे 11,000 मीटर। सोचे वहां पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहां कोई लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ कई ऐसी ऐसी अजीब व गरीब मखलूक देखी गई हैं उधर। एक जाइंट स्क्विड, एक फ्लैट फिश, इसी तरह की मिस्ट्रीज इस दुनिया में टिल डेट मौजूद हैं। और यही मिस्ट्रीज शायद हम लोगों को अपने खुदा पे यकीन और उनके ऊपर फेथ रखने पे मजबूर करता है।
जहां हमें लगता है कि हमें सब पता चल गया, लेकिन नहीं, देयर इज अनदर सरप्राइज टू इट। मेक्सिको के एक समंदर में एक टाइम ऐसा आया कि वहां पे जहाजों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई कि एक पॉइंट पे जाके वो डूब जाया करते थे। बहुत अरसे तक तो ये पता ही नहीं चला कि ये होता क्या है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है। टिल डेट ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी। टिल डेट जब भी वहां से, उस इलाके से, उस एरिया से लोगों का गुजर होता है तो कहा जाता है कि उनको फलाना शिप नजर आई जिसको डूबे हुए 30-40 साल हो गए हैं। लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है बीच समंदर में, हेल्प की आवाज आती है, लेकिन अब देखते हैं तो कुछ नहीं होता। हमने अपने शो के आगाज से लेके आज तक हमेशा आपको ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसी जगहों के बारे में बताया जहां पे ऐसी ऐसी चीजें होती आई हैं कि इंसान का दिमाग मजबूर हो जाता है ये मानने पे कि ये शायद हम इस चीज को कंट्रोल या समझ नहीं सकते। बर्मुदा ट्रायंगल, जहां पे ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज हुई हैं कि टिल डेट सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज ही सामने आई हैं, कोई असल हकीकत या लॉजिक सामने नहीं आ सकी। फिर एरिया 51, जिसको यूएफओज या अमेरिकन मिलिट्री बेस कहा जाता है, जहां पे यूएफओज के हवाले से कहते हैं कि एक रिसर्च हो रही है, लेकिन क्या हो रही है ये किसी को भी नहीं मालूम। वो एरिया एक नो गो एरिया बनाया हुआ है। इसी तरीके से आज जब मैं रिसर्च कर रहा था बैठ के ऐसी ऐसी जगहों के बारे में, तो एक और जगह सामने आई। अमेरिका में ही एक जगह है यूटा के नाम से, UTAH। 1970s में एक बूढ़ा कपल एक रैंच पे रहा करता था, और उनका रैंच काफी बड़ा था, एकड़ों पे था, शहर से थोड़ा सा बाहर का एरिया था। वो रहा करते थे। अचानक से एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि इस जगह को हमें बेचना है। बेचने के लिए ऐड लगाया, एक फैमिली आई, उन्होंने वो रैंच देखा, उनको पसंद आया और उन्होंने डील फाइनलाइज कर ली। जब कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसमें एक पॉइंट पे जो है, जो खरीदने वाली पार्टी थी उसकी ज़रा इश्यूज रेज हुए। वो पॉइंट ये था कि अगर कभी भी इस रैंच पे, इस इलाके में आप डिगिंग करेंगे तो पुराने ओनर्स की परमिशन के बगैर आप डिगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने ज़माने में इन अर्ली 90s, अर्ली 50s और 60s के टाइम पे उस इलाके से गोल्ड बहुत निकल रहा था, राइट लेफ्ट दोनों जगहों से। तो लोगों को ये अज्यूम करते थे कि अगर यहाँ पे भी डिगिंग की जाए तो गोल्ड निकलेगा और फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमें डिगिंग कभी करनी पड़ गई तो हम आपको बता देंगे। खैर डील फाइनलाइज हो गई, पैसे वैसे सब ट्रांसफ़र हो गए, और वो दिन आ गया जब वो फैमिली, जिसमें एक मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे मौजूद थे, वो अपना सारा सामान लेके उस रैंच पे पहुंच गए। उनकी शिफ्टिंग की मदद में जो है उनके दादा भी आ गए कि चलो मैं अपने बेटे की मदद करता हूँ।
सामान वामान अनलोड हुआ। शाम के टाइम पे जब आखिरी कुछ सामान रह गया था और जब वो शिफ्टिंग हो रही थी सामान की, तो उन्होंने नोट किया कि घर के बाहर थोड़ी सी फासले पे एक जानवर उनको नजर आया। सारी फैमिली उस वक्त मौजूद थी वहां पे। उन्होंने जानवर को गौर से देखा। उनका होगा कोई कुत्ते बिल्ली होगा, जानवर होगा, चला जाएगा। थोड़ी देर में देखा तो वो जानवर करीब आ गया। जब करीब आया तो उन्होंने नोट किया कि ये तो कोई ऐसा वैसा नहीं, ये तो वुल्फ है। खैर उनको थोड़ा सा अलार्मिंग लगा कि वुल्फ का होना बड़ा ख़तरनाक है, और चूंकि इनके पास एक रेवड़ था जानवरों का, गाय बैल और गाय के बच्चे, क्योंकि इनका काम लाइफ स्टॉक और इस तरह का था, दूध का था, इसीलिए वो रैंच भी ख़रीदा गया था। तो उनको थोड़ा सा ये डर लगा कि कहीं ये हमारी गाय बकरों पे अटैक ना करे। लेकिन चूंकि उस वक्त सारे गाय बकरे जो थे, गाय बैल जो थे, वो एक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बंद थे, जहाँ से उनको उतार के फिर उनके केजेस में लेके जाना था। तो उस वक्त वो ज़रा हो गए, रिलैक्स हो गए। लेकिन थोड़ी ही सेकंड्स के बाद वो जानवर, वो वुल्फ करीब आता गया, और कहते हैं कि वो जैसे जैसे करीब आता गया उसकी हाइट देख के ये लोग परेशान हो गए कि ये बिल्कुल एक एबनॉर्मल हाइट है। जो साहब थे उनकी हाइट तकरीबन, कहते हैं मेरी हाइट 6'1", 6'2" थी, और वो वुल्फ जब बिल्कुल करीब आ गया तो वो उनके कंधे तक आ रहा था। नॉर्मली वुल्फ की हाइट बहुत छोटी होती है, लेकिन वो वुल्फ, स्पेसिफिकली वो वाला वुल्फ, उसे 3 गुना साइज में बढ़ा था। अच्छा, उसको देख के ये लग नहीं रहा था कि ये अटैक करने वाला है या खूनखार है। बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से आराम से आ गया, कोई टेंशन नहीं। अभी ये सब देख ही रहे थे कि चंद सेकंड में उन्होंने ये नोट किया कि वो वुल्फ वहां से गायब हो गया उनकी आंखों के सामने से। और अचानक से एक जो बड़ी वाली बस थी उसके करीब उसने उस वुल्फ को देखा। उस वैन के अंदर से, जिसके अंदर सारे गाय बैल मौजूद थे जिनको अभी ऑफलोड करना ही था, उस गाड़ी के एक छोटे से हिस्से से उस एक गाय के बच्चे अपनी गर्दन बाहर निकाल के ऐसे इधर उधर देख रहा था। तो उसने फौरन, उस वुल्फ ने उसका गला पकड़ लिया। बड़ी नॉर्मल सी बात है। एक शिकारी ने एक शिकार को देखा, शिकारी शिकार कर लिया। अभी ये सब हो ही रहा था कि उस आदमी ने अपने बेटे को कहा कि मेरी गन लेके आओ। वो गन लेके आए और हार्डली 2 मिनट लगे होंगे। उसने लोड की गन और फायर किया वुल्फ की तरफ। 3 शॉट मारे, तीनों वुल्फ को लगे, लेकिन वो वुल्फ टस से मस नहीं हुआ। उसका खून तक नहीं निकला। उसने उस गाय के बच्चे की गर्दन पकड़ी रही और छोड़ा नहीं। ये देख के काफी परेशानी हुई कि ये कैसा वुल्फ है कि 3 गोलियां मारी हैं मैग्नम की और इसको कुछ हुआ नहीं। खैर उन्होंने दूसरी गन अपनी मंगवाई, बड़ी राइफल कोई, उससे मारा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसे हुआ ये कि उस वुल्फ ने उस गाय के जो बच्चा था उसकी गर्दन छोड़ दी और वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया जहां पे वो पहले था। अब इस शख्स को ये टेंशन लग गई कि ये वुल्फ इस इलाके में होना तो इसके जानवरों के लिए ख़तरनाक है, जिस पे इतना पैसा लगाया, ख़रीद के लाया है, अभी इनका बिज़नेस शुरू करना है। तो उसने अपने बेटे को साथ लिया। उसने कहा कि चलो हम इस वुल्फ के पीछे चलते हैं और इसको ढूंढ के इसको मारते हैं, वरना ये हमारे सारे जानवर खा जाएगा। बाप बेटा दोनों अपनी गन तान के निकल पड़े उसके पीछे पीछे। अब वो उसका फुटप्रिंट्स, जहाँ जहाँ उसके फुटप्रिंट्स है वहाँ वहाँ वो जाते गए। एक पॉइंट आया, एक क्रीक नुमा चीज़ आ गई जहाँ पे एक छोटी सी लेक बह रही थी और वो मड उसके इर्द गिर्द थी, गीली मिट्टी जिसे कहते हैं। और जब आप गीली मिट्टी पे चलते तो वो निशानात होते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे वुल्फ के निशान हैं। उन्होंने उन फुट स्टेप्स को फॉलो करना शुरू किया। हैरानकुन बात यह है कि वो अभी 10 कदम ही गए थे कि पूरे बीच एक ज़मीन पे जहाँ पे फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे थे, अचानक से बीचों बीच वो फुटप्रिंट्स गायब हो गए।
हैरानी की बात ये थी कि ना राइट ना लेफ्ट, ना सामने ना ऊपर ना नीचे, कहीं फुटप्रिंट्स नहीं, बस बीच रोड पे वो फुटप्रिंट्स गायब हो गए। यानी कि वो वुल्फ बीच हवा में डिसअपीयर हो गया। एक नॉर्मल सिनेरियो समझ के वापस आ गए, जिंदगी का आगाज हुआ, नए घर में शिफ्ट हुए। अब शुरुआत होती है उस रेंज के मसले मसाइल की कहानी। रोज कोई ना कोई छोटे छोटे मसले मसाइल हों। बीवी करीबी बैंक के जो उस इलाके में बैंक था उधर जॉब करती थी। रात शाम में वहाँ से आते वक्त वो जो भी ग्रोसरी का सामान वामान लेके आती, घर पे रखती, थैलों में से सामान निकालती, किचन में रखती, कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में जाती, वापस आती तो दोबारा देखती कि वही सामान सारा थैली में वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। उसको ये लगने लगा कि शायद स्ट्रेस है, शिफ्टिंग हुई है, नई जगह है, तो मेरा दिमाग ज़रा सेटल नहीं है, ये शायद मेरी गलती है, मैं भूल गई, अज्यूम करने लग गई है। तब वॉशरूम जाती, नहाने के लिए अपने कपड़े अपना ब्रश वगैरह रखती, नहा के वापस आती तो वो ब्रश, वो कपड़े, वो चीज़ें वहाँ पे गायब होती, किसी और दूसरी जगह पे पड़ी हुई होती। ये कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहा। वो हद आ गई कि उसने ये बात किसी को बताना ही पर गुरेज कर दी कि कहीं ये लोग ये ना समझे, मेरा मियाँ ये ना समझे कि पागल हो गई है। खैर एक दिन मियाँ साहब जो थे वो अपनी फेंस बार बार लगा रहे थे जानवरों के लिए, तो कोई बहुत हैवी मशीन काटने पीटने के लिए यूज़ कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वही मियाँ अपने घर के अंदर एंटर होता है, अपनी बीवी और बच्चों से गुस्से में बोलता है कि मेरा वो सामान कहाँ है जो तुम लोगों ने छुपाया है। कहते हैं भाई हम तो कमरे घर से बाहर निकले नहीं है, कौन सा सामान? कह रहे मेरा वो कटर वटर है, कुछ इतना बड़ी मशीनरी। कहते हैं एक तो सबसे पहली बात हम बाहर निकले नहीं, दूसरी बात कि वो उसका वेट 70 पाउंड 130-140 केजी वो कोई भी नहीं उठा सकता, तो हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। ये बात सुननी थी, उसको परेशानी हो गई, पूरे इलाके में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। दूर जो घर से आगे जंगल था उसके दरख्त के ऊपर वो चीज लटकी हुई नजर आई। खैर इस तरह के छोटे छोटे मामला होना शुरू हो गए। फिर शुरुआत हुई जानवरों पे, बच्चों पे, सामान पे, घर में हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई इनको देख रहा है, किसी की प्रेजेंस फील होती थी। जानवर एक एक करके गायब होना शुरू हो गए, ऐसे ऐसे गायब होना शुरू है कि लॉक्ड हैं, केज हैं, ताला लगा हुआ है, लेकिन एक गाय गायब है। जब कई दिनों के बाद ढूंढने पे भी नहीं मिली चीज़ें, तो इर्द गिर्द के जो इलाके थे उधर जाके पता किया तो उनको भी नहीं कुछ पता। फिर बराबर में जो पड़ोसी नेबर्स रहते थे 1-2 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर के फासले पे, उनसे जाके डिस्कशन शुरू की कि यार ये कुछ इस तरह का मामला है। कह रहे ये मशहूर तरीन जगह है इस तरह के वाक़यात की, इससे पहले वाले फैमिली मेम्बर्स भी इसी वजह से छोड़ के गए हैं। कहने लेकिन अभी आपके साथ तो असल वाक़यात होना शुरू होंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। उस जगह को, यूटा जगह का नाम है, स्किन वॉकर रैंच के नाम से वो जगह मशहूर है। अगर आपके पास अभी इंटरनेट है तो ज़रूर सर्च कीजिए, लिखिए स्किन वॉकर रैंच। कहा जाता है कि जैसे एरिया 51 एक यूएफओस की कैपिटल है, तो इस जगह को कहा जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा इधर होती हैं, और स्पेशली इस रैंच, इस पर्टिकुलर इलाके में। फिर शुरुआत होती है उस जर्नी की जो 5-6 साल उस फैमिली के साथ हुआ। वो फैमिली कंप्लीट बैंकरप्सी की तरफ चली गई, ना मियाँ के पास जॉब रही, ना बीवी के पास जॉब रही, और ऐसे ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए कि अगर आपको नॉर्मली बताया जाए तो आप कहें यार ये तो सारी फिल्मी बातें हैं। एक दिन
उन्हीं साहब का भांजा अपना चाचा का फार्म हाउस भतीजा जो है वो फार्म हाउस देखने आया। तो उसने कहा चलो आओ मैं तुम्हें घुमाता हूँ। वो पूरा इलाका उन्होंने घुमाया, घुमाते घुमाते रात हो गई। जब वापसी घर की तरफ लौट रहे थे तो भांजे ने देखा कि दूर से एक लाइट नज़र आ रही है, ऐसा जैसे कोई गाड़ी चलती हुई आ रही हो। जब उसने यही बात अपने इन साहब को बताई तो उन्होंने कहा यार ये तो लाइट मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये ट्रैवलर्स हैं, लोग भूल भटक जाते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन ये मेरा एरिया है और ये मेरी बाउंड्री के अंदर ये शिकार विकार तो नहीं करे, आओ इनकी तरफ चल के देखते हैं, इनको मना करते हैं। कहने ये कह के वो तेज़ कदम चलने लगे। जैसे ही कदम आगे बढ़े तो उन्होंने नोट किया कि वही चीज़ जो लाइट जो देख रही है उनकी तरफ, वो थोड़ा सा पीछे होना शुरू हो गई, जैसे कोई डर के मारे जा रहा। इन्होंने थोड़ी सी दौड़ लगाई कि जाके पकड़ें कि कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो रही हो। अभी उसके करीब पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि वो चीज़ ज़मीन से हवा की तरफ उड़ गई। ना उसमें से इंजन की आवाज़ आ रही, ना उसके अंदर टायर की आवाज़, ना किसी चीज़ की आवाज़, ना वो हेलीकॉप्टर था, ना वो गाड़ी थी। बिल्कुल एक खामोश मशीनरी थी जो कि हवा में उड़ रही थी और उनकी आंखों के सामने वो गायब हो गई। फिर कई दिनों तक ये मामला चलता रहा, इस तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आते रहे। बात इधर तक पहुंच गई कि बच्चे कमरे में घर में सो रहे हों लोग और उनको वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई कि आप सो रहे हैं, आपकी आंख खुली, आपके सामने एक काले शैडो एक खड़ा हुआ है जो आपको देख रहा है और आप इधर उधर एक सेकंड के लिए अपनी नज़र उधर घबरा के इधर उधर करें और गायब हो जाए। वो टाइम आ गया कि इतने हज़ारों मील एकड़ पे ज़मीन, ये रैंच और फैमिली जो है वो एक छोटे से कमरे में सोना शुरू हो गई डर के मारे। फिर यूएफओज नज़र आना शुरू हुए, ऑर्ब्स नज़र आना शुरू हुए, हत्ता के एक पॉइंट ऐसा आया, एक दिन यही साहब अपने किसी गाय बकरे को ढूंढने के लिए पहुंचे किसी अपने 1 मील के फासले पे। तो वहाँ पे एक क्रीक बनी हुई थी, एक ऊंचाई सी जगह थी, छोटी सी पहाड़ी आप समझे। पहाड़ी के कोने पे वो खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे थे जहाँ पे पानी वानी था, लेक थी, कि कहीं वहाँ तो गाय नहीं चली गई पानी पीने या भटक गई हो। तो उन्होंने देखा कि एक गोल दायरा बना हुआ है रोशनी का। अब तक ये बात उनके लिए बड़ी नॉर्मल हो गई थी कि हमें इस तरह की चीजें नजर आती हैं, लेकिन इस दफा कुछ अलग ही हुआ। उस होल, उस रोशनी नुमा सर्कल में से उसने जब, क्योंकि उसके पास बाइनोकुलर्स थे, बाइनोकुलर से देखा तो कहता है कि मेरे होश उड़ गए कि उस होल के अंदर उसको दूसरी कोई यूनिवर्स नजर आना शुरू हो गई, ऐसे जैसे वो कोई एक होल है किसी और जगह का। और वहां से उसने देखा एक इंसान नुमा चीज जिसके कोई बाल वाल नहीं है, आंखें नहीं है, सिर्फ पूरा ब्लैक उसकी रंगत है और वो उस होल के अंदर से निकला है और इंसान से भी 3 गुना ज्यादा स्पीड से वो उस जगह से ट्रैवल करता करता जंगल में चला गया। ये वाकया होना था। उस बंदे ने फौरन गया करीबी न्यूज़पेपर जो कंपनी थी उसके पास और उसने सारे अपने वाकयात उधर के बताए। उन्होंने वो स्टोरी छापी अपने न्यूज़पेपर में। एक मल्टी बिलियनर बंदा था जो कि उस ज़माने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। उस तक ये खबर पहुंची कि इस तरह का यूटा में एक रैंच है जहाँ पे इस तरह की फैमिली रहती है और उनके साथ इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। उसने उनसे कांटेक्ट किया, जब जगह देखी तो उसने कहा ये तो परफेक्ट जगह है मेरी फैसिलिटी बनाने के लिए, मैं आपसे ये जगह ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने वो जगह उससे उसी पैसों में ख़रीदी जितने पैसों में उसने ख़रीदी थी। खैर,
वो जगह ख़रीद ली, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के नाम से एक जगह बनाई गई, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर इन्वेस्ट किए गए, और उस कंपनी का होल सोल मकसद ये था कि यूएफओ साइटिंग्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसकी साइंटिफिक लॉजिक ढूंढी जाए कि आखिर ये होता क्या है। उन्होंने उस करीब उस रैंच के, उनके घर के इर्द गिर्द 1-2 मील के फासले में जितने भी दरख्त पौधे थे उन सब का टेस्ट किया कि कहीं ऐसा तो कोई पौधा यहाँ पे उग नहीं रहा जिसकी वजह से हेलुसिनेशन हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इस जगह की क्या है, हो सकता है उसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए। उनकी टीम के अंदर मौजूद थे बड़े बड़े PhDs, उस वक्त के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, मिलिट्री मैन, सारे लोग मौजूद थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस जगह पे रहना शुरू किया जाए। जब उनकी टीम ने रहना शुरू किया तो उन्होंने ये नोटिस किया, पहले उनकी अजम्पशन ये थी इस इलाके के बारे में कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए इस तरह की स्टोरीज बनाता है। लेकिन वो गलत साबित हुए जब उनके साथ खुद ऐसे वाक़यात होना शुरू हुए। दुनिया में ऐसी ऐसी जगहें मौजूद हैं टिल डेट। ये जो जगह है स्किन वॉकर रैंच, ये 2010 में बंद की गई है, आज से 9 साल पहले। टिल डेट ये जगह मौजूद है। टिल डेट वो शख्स जिसने वो इंस्टीट्यूट खोला था वो इस जगह का ओनर है, लेकिन अब वहाँ पे कुछ नहीं होता। उस जगह को बंद कर दिया गया है। और ये हम उस जगह की बात करें जो कि दुनिया की सुपर पावर कहलाई जाती है, अमेरिका। सोचें, ऐसी ऐसी जगहें मौजूद हैं और ऐसे ऐसे वाक़यात उधर होते हैं कि आप बस अल्लाह की कुदरत को ही सोचते रह जाएं। जब जिंदगी के शोर शराबे से इंसान थक जाता है, और स्पेशली वो तमाम लोग जो शहरों में रहते हैं, एक सर्टन लाइफस्टाइल उनका होता है। सुबह उठना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, उसके बाद 10,000 मसले मसाइल स्ट्रेस लेकर वो आगे अपने रोज़ाना एक एक कदम बड़ी मुश्किलों से बढ़ाते हैं। तो एक पॉइंट आता है हर किसी इंसान के कि वो वेकेशंस चाहता है कि एक ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे सुकून हो, जहाँ शहर के वो टर्म्स ना हों जिससे इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, चिढ़, या जिससे आप खुद डाउन फील करें। जब ऐसी कैफियत होती है तो अक्सर औकात लोग पहाड़ों, ग्रीनरी वाली जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो एक पॉइंट आता है कि आपको कराची थोड़े दिन के लिए काटने को दौड़ता है। तो सबसे आसान होता है कि आप इस्लामाबाद जाएं, इस्लामाबाद से अप नॉर्थ की तरफ निकल जाएं, नारान, कागान, मरी, अयूबिया, सवात, XYZ,
और इसी तरीके से पूरी दुनिया में जो लोग शहरों में प्रिसाइसली काम करते हैं वो 6, 8, 9 महीने एक्सटेंसिव काम करने के बाद बैग पकड़ते हैं और पहाड़ों, जंगलात, जहाँ पे सुकून मिले वहाँ चले जाते हैं। अक्सर औकात बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगहें देखने को मिलती हैं, हसीन हसीन वादियाँ, इतना हुस्न देखने को मिलता है कि बंदा परेशान हो जाता है कि वापस जाया जाए या नहीं जाया जाए। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जब मैं पहाड़ों पे जाता हूँ तो मेरा पूरा ये हो जाता है कि बस अब हम इधर ही रहते हैं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ बातें आप सोचते हैं और कुछ बातें प्रैक्टिकल में मुख्तलिफ होती हैं। खैर, इसी तरीके से 1960s में रशिया के एक शहर में चंद स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो एक पहाड़ पे जाके हाइकिंग करें और वहां पे अपना थोड़ा बहुत जो वेकेशंस का टाइम है उधर स्पेंड करें। तो 10 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। चूँकि रशिया में बर्फ़बारी बहुत होती है और जब आप पहाड़ों की तरफ जाएं तो -30, -40 तक टेम्परेचर चल जाता है और वो फ्रॉस्ट बाइट्स के साथ होता है और वहाँ पे आपको प्रिसाइस एक कपड़े रखने पड़ते हैं, हर चीज़ बड़ी कैलकुलेटेड होती है। तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स ही जा सकते हैं जिस मुकाम पे ये लोग जा रहे थे। खैर, बेस कैंप तक पहुँचे। नेक्स्ट डे इन 10 लोगों ने अपना सफ़र का आगाज़ करना था, तो एक डायरी लिखी जाती है ताकि आप ट्रैक डाउन किए जा सकें। ऊपर सिग्नल वगैरह तो उस वक्त तो खैर मोबाइल थे ही नहीं, अभी भी इतने ऊपर सिग्नल वगैरह तो आते नहीं हैं। तो आपको डायरी लिखनी पड़ती है कि आज आप इधर तक पहुंच गए, फिर जिस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे फिर वहाँ पे डायरी लिखते हैं ताकि आपको ट्रेस डाउन किया जा सके इन केस ऑफ एन इंसिडेंट। इन 10 दोस्तों में से एक की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और वो डिसाइड करता है कि मैं वापस उसी शहर चला जाता हूँ जहाँ से हम आए थे, ताकि बाकी लोगों का ट्रिप या हाइकिंग बर्बाद ना हो। पहाड़ी इलाकों में कुछ सर्टन रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। उनमें सबसे बड़ा रूल ये होता है कि अगर आप बीमार हो गए या आप पीछे रह गए अपने ग्रुप से तो कोई आपके लिए वापस लौट के ढूंढने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ के सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ ही नहीं करते। खैर, 9 दोस्तों से मिल मिला के वो दोस्त चला गया। नेक्स्ट डे ये सारे 9 के 9, जिनमें लड़कियां भी थीं लड़के भी थे, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सफ़र जो था वो सारे मीडियम्स के थ्रू हुआ। ट्रेन के ज़रिए भी उन्होंने सफ़र किया, बस के ज़रिए सफ़र किया, फिर जानवरों के ऊपर घोड़े गधे जो मिल गए होंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से सिर्फ आप पैदल ही जा सकते थे। ट्रैकिंग करना शुरू की और ट्रैक करते करते वो एक फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां पे अपना कैंप वैम्प लगा के अपनी पार्टी शुरू करते हैं। 1.5 महीने बाद इन्हीं 9 दोस्तों के फैमिली मेंबर्स, दोस्त हजरात पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं इन 9 की 9 की मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट लिखवाने। जो सफ़र 10-15 दिन में होना था उसको अब तकरीबन 1.25 महीना हो चुका था और ये 9 के 9 लोग वापस लौटे नहीं थे। रशियन पुलिस ने सर्च शुरू की और उनको
ट्रेस डाउन शुरू किया करना, तो एक एक करके उनको पता चलता गया कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचे, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, और थोड़े ही दिन के बाद वो उस बेस कैंप तक पहुंच गए जहां पे उन्होंने अपना टेंट्स वगैरह लगाए हुए थे। पहुंचे, ढूंढना शुरू किया, और जब टेंट के अंदर घुसे जहाँ पे वो 9 के 9 लोग रह रहे थे, जो मुख्तलिफ टेंट्स बने हुए थे, कैंप्स बने हुए थे, तो देख के हैरान रह गए कि सारा सामान बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है जैसे किसी ने जैसे नॉर्मल लोग यूज़ कर रहे हो, और टेंट्स बंद हुए में, लेकिन उस टेंट में कोई भी नहीं है। हैरत की बात एक और है कि बजाय टेंट को अंदर से जो जिप के जरिए बंद हो जाता है, उसको खोलने के अंदर से चाकू के जरिए उसको काटा गया है, जैसे कोई बहुत ही पैनिक में लोगों ने काटा हो और भागे हो। बाहर निकल के सर्च करना शुरू किया, फुटस्टेप्स नजर आए जिनको रीड किया गया, तो पता चला कि ये फुटस्टेप्स उस तरह के हैं जिस तरह कोई नॉर्मल बंदा वॉक करता हुआ जा रहा हो। ऐसे नहीं थे कि पैनिक करके, कोई डर से, कोई खौफ से कोई भागा हो। जब उन फुटप्रिंट्स को ट्रेस डाउन किया तो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे गए तो एक जंगल नुमा जगह नजर आई। उसी जंगल की शुरुआत में उनको 2 डेड बॉडीज मिलती हैं। जब उन डेड बॉडीज को रिकवर किया गया तो देख के एक और हैरानकुन बात सामने आई कि वो बिल्कुल नॉर्मल शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में थी, दोनों डेड बॉडीज। याद रहे, जिस जगह पे डेड बॉडीज हैं वहां पे टेम्परेचर -30 तक जाता है। उन डेड बॉडीज के ही बराबर में एक बहुत बड़ा सा दरख्त होता है। उस दरख्त को जब देखा इन्वेस्टिगेटर्स ने तो उसे अंदाजा हुआ कि किसी ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की है 5 मीटर तक, क्योंकि 5 मीटर तक की जितनी भी शाखें थी वो टूटी हुई थी। तो इससे 2 चीजें सामने आई, या तो अंधेरा इतना था उधर कि किसी ने ऊपर चढ़ के अपने टेंट को, अपने बेस कैंप को देखने की, ट्रेस डाउन करने की कोशिश की, या फिर कोई बहुत ही खतरनाक चीज से कोई छुप रहा था या बचने के लिए उस दरख्त पे कोई चढ़ा। खैर, उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, मजीद सर्च पार्टी बढ़ाई गई, मजीद लोग बढ़ाए गए, और विद इन स्पैन ऑफ 2 months 9 के 9 लोगों की डेड बॉडीज मिल गईं, और मुख्तलिफ जगहों पे। हर डेड बॉडी एक डेड बॉडी से 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर दूर। सवाल ये पैदा हुआ कि ये आखिर मरे कैसे लोग। जाहिर है मरने का रीजन सर्दी ही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ उस रात को कि वो तमाम 9 के 9 लोग जो वहां पे अपने सारे उस सामान के साथ मौजूद थे जो उनको सर्दी से बचा सकता था, उसको छोड़ के टेंट में भागे हैं जंगल की तरफ जहां उनकी डेड बॉडीज मिली। टिल डेट ये केस अनसॉल्व्ड है। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर कोशिश की है, साइंस ने बहुत आगे तक लेके आ गए इसको सॉल्व करने की, लेकिन टिल डेट 100% सॉल्व नहीं हो सका। इसी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में जब डेड बॉडीज की फॉरेंसिक किए गए तो एक डेड बॉडी की सीने में फ्रैक्चर, किसी की टांग फ्रैक्चर, एक डेड बॉडी की
जब वो उस बर्फ से निकली तो वहां सर्च पार्टी में जितने भी लोग थे वो परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स की पूरी गर्दन मुड़ी हुई 180 डिग्रीज। और एक बॉडी ऐसी मिली कि जिसकी जबान कटी हुई थी। इस जगह को, इस वाक़े को डियाटलोव पास के नाम से मशहूर है। ये अगर आप सर्च करना शुरू करें इंटरनेट पे तो आपको इसके बारे में कई कहानियां मिलेंगी। और जिस जगह पे ये हुआ था वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसे हाइकर्स के लिए एक ऐसा मकाम बन गया है कि उस जगह तक तो हमें जाना ही जाना है। और जितने भी लोग वहां गए हैं और उन्होंने वहां टाइम गुजारा है, सबका तकरीबन एक ही बयानिया है। वो कहते हैं कि वहां पहुंच के रात के टाइम पे कुछ ऐसी मखलूक नजर आती हैं जिसको अगर आप दूर से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई बियर है, भालू है, बेर है, लेकिन वो इंसानों की तरह चल रहा होता है। स्पीड उसकी किसी भी नॉर्मल इंसान या जानवर से कई गुना ज्यादा तेज होती है और सेकंड्स में वो अपनी जगह तब्दील करता है। कभी कभी वो खूबसूरत नज़ारे जिसके लिए आप तरस रहे होते देखने के लिए, आपको नहीं पता होता कि उस सीनरी के पीछे क्या कहानी है, क्या वाक़यात हैं। और जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उस खूबसूरती के पीछे एक भयानक कहानी है। इस इंसानों की बस्ती में इस दुनिया में इंसानों के कई ऐसे पाप हैं, ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से कई सारे लोग जिंदगी का ऐसा रुख देख चुके हैं जो अगर मैं और आप सोचें भी तो उसके अंजाम से हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। एटॉमिक एक्सप्लोजन से लेके
डिफरेंट जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स तक। हर सदी में कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसका रिजल्ट हमेशा हौलनाक निकला है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक 1940s में रशिया की एक लेबोरेटरी में किया गया। मकामी साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैस इजाद की जिसके जरिए इंसान की नींद को भगाया जा सकता था। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको इंसान चाहिए थे। 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और उसी वॉर के 5 प्रिजनर्स को एक चैम्बर में डाला गया, ये कहकर कि अगर 30 दिन पूरे तुम लोग यहां इस चैम्बर में बगैर सोए गुजार लो तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी। हर किसी को अपनी आजादी सबसे ज्यादा कीमती लगती है, और जब ये सुना उन कैदियों ने तो उन्होंने फौरन हां भर ली। उनको उस चैम्बर में डाला जाता है। उस चैम्बर में उन 5 कैदियों के लिए 30 दिन का राशन डाला जाता है, पानी दिया जाता है, एक छोटा सा एरिया वॉशरूम का दिया जाता है, और जानवरों की खाल से उस चैम्बर को भर दिया जाता है ताकि अगर किसी को सर्दी लगे या कोई लेटना चाहे या उनके आराम के लिए तो वो सारी चीजें मौजूद हों। और आखिर में उस चैम्बर के अंदर उस गैस को छोड़ा जाता है जिसके जरिए उनकी नींद उनसे छीन ली जाती है। शुरू के 3-4 दिन तो सब नॉर्मल रहता है। उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए वहां पे माइक लगाए जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में सीसीटीवी फुटेज वगैरह का कोई निज़ाम नहीं था। तो एक ग्लास नुमा दरवाज़ा, खिड़की बनाई जाती है स्पेशली, जिसके ज़रिए वो उस एक्सपेरिमेंट में या उस चैम्बर में मौजूद लोगों को देख सकते और उनकी एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, इसी तरीके से 5 दिन गुजरते हैं, और वो कैदी जो उस चैम्बर में मौजूद होते हैं बगैर सोए 5 दिन एक साथ बैठे रहते हैं, अपने माजी की बातें करते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। माजी में हुए वो वाकयात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि 6ठे दिन उन 5 कैदियों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस नजर आना शुरू होते हैं। 5 कैदी आपस में बात करना बंद कर देते हैं और उस चैम्बर में मौजूद माइक्स के पास आकर सरगोशी में खामोशी से कुछ बात करने लग जाते हैं। थोड़ा अरसा गुजरता है तो उसी चैम्बर में से एक कैदी चीखना शुरू कर देता है।
इतनी जोर जोर से चीखता है, इतनी जोर जोर से चीखता है, तकरीबन 4-5 घंटे कंसेक्यूटिव चीखता रहता है कि उसके वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाते हैं, उसकी आवाज बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी वो चीखता रहता है बगैर आवाज के। हैरत की बात यह है कि मौजूद 4 कैदी बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। उसके चीख, उसके चिल्लाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसी तरीके से उस माइक के जरिए सरगोशी करते रहते हैं। 3-4 दिन और गुजरते हैं, एक के बजाय अब 2 कैदी चीखना शुरू कर देते हैं। इस हालत को जब वो नोट करता है साइंटिस्ट वहां के, तो उनको लगता है कि जो गैस उस चैम्बर में मौजूद है, शायद उसकी वजह से, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से ये हाल हो रहा है। वो 4-5 आर्मी के लोगों को फौरन हिदायत करते हैं कि चैम्बर का दरवाजा खोला जाए और जाके चेक किया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। जब वो आर्मी वाले अंदर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है। 5 कैदी जमीन पर लेटे हुए होते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता। सबके ऑक्सीजन लेवल्स चेक किए जाते हैं, खाने पीने की अशिया को चेक किया जाता है कि कहीं कम तो नहीं हो गई है। लेकिन हैरत की बात यह होती है कि उस दिन उन 5 कैदियों ने मामूल के मुताबिक कम खाना खाया होता है। खैर, ये सारी कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के सब लेके दोबारा वो आर्मी वाले दरवाजा लॉक कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर शुरुआत होती है उस एक्सपेरिमेंट की भयानक रातें। फिर से वही चीखना चिल्लाना शुरू होता है और कुछ टाइम गुजरने के बाद बिल्कुल खामोशी। जब बिल्कुल खामोशी हो जाती है तो फिर साइंटिस्ट को परेशानी होती है। फिर उनको तजस्सुस होता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस चैम्बर के अंदर। वाज़ेह रहे कि कुछ किताबें, कुछ अखबार, कुछ पेपर्स भी दिए गए होते हैं उन 5 कैदियों को ताकि उनका टाइम गुजर सके। लेकिन उन पेपर्स, उन अखबारों से उन कैदियों ने उस खिड़की को बंद कर दिया गया होता है जिससे साइंटिस्ट देख पाते हैं उनकी एक्टिविटीज। जब 15 दिन गुजर जाते हैं और उस चैम्बर से कोई आवाज नहीं आती, जो कि बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि 5 लोग एक चैम्बर में रह रहे हो और हल्की सी भी आवाज ना आ रही हो, तो फिर गार्ड्स को हुक्म दिया जाता है कि दरवाजा खोला जाए और देखा जाए आखिर अंदर है क्या। जब दरवाजा खोल के देखा जाता है तो 5 में से 4 कैदी जिंदा होते हैं, 1 मर चुका होता है। एक के जिस्म के चंद हिस्से मौजूद होते हैं, बाकी सब गायब हो चुका होता है। चारों कैदियों के जिस्म पर इस तरह के जख्म के निशानात होते हैं कि उनके हाथों के अंदर की हड्डियां नजर आ रही होती हैं। उनको जब टेस्ट किया जाता है तो उससे और एक रिजल्ट सामने आता है कि ये निशानात आपस में लड़ झगड़ने की वजह से नहीं, बल्कि खुद अपने आप को अजियत पहुंचाने से दिए गए हैं। उस पर एक और चीज नुमायां होती है कि ये जख्म दांतों से काटने से नहीं,
बल्कि अपने ही हाथों से नोच नोच के अपनी बोटियां फेंक दी होती हैं। अभी ये सब चीजें टेस्ट हो ही रहे होते हैं कि उन कैदियों को बोला जाता है कि अगर मजीद 15 दिन आप लोग इस एक्सपेरिमेंट में, इस चैम्बर में रहेंगे तो आपको आजादी मिल जाएगी। जिस पर हैरत की बात है कि चारों कैदी एक साथ बोलते हैं कि अब हमें आजादी नहीं चाहिए। हम वो बन चुके हैं जो तुम चाहते थे। ये सब सुनने के बाद वहां के जो डॉक्टर्स और स्टाफ होता है फाइनली ऑर्डर्स दे देता है गार्ड्स को कि इन चारों लोगों को गोली मार दी जाए और इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया जाता है। 15 दिन के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसमें 5 कैदियों को एक ऐसे चैम्बर में रखते हैं जहां पे गैस मौजूद होती है जो कि उनकी नींद उनसे छीन लेती है, और उसके रिजल्ट्स जब वो देखते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आगे आने वाली कई सारी जंगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हिस्ट्री में इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से इलाके में जिसका नाम जूनी था, जो कि न्यू साउथ वेल्स की तरफ मौजूद है, 1885 में एक प्रॉपर्टी वहां खरीदी जाती है और उसको एक बहुत बड़ा सा आलीशान सा घर बनाया जाता है। उसमें रहने वाले क्रिस्टोफर एंड एलिजाबेथ क्रॉली नामी 2 मियाँ बीवी उसमें आके रहते हैं। और उसके बाद शुरुआत होती है कुछ अजीब और गरीब इंसिडेंट्स की। एक प्रेग्नेंट केयर टेकर लड़की उसके अंदर होती है जिसको कोई बैल्कनी से पुश कर देता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट मर जाती है। एक छोटा सा बच्चा जो शायद अभी सीढ़ियां चढ़ना ही सीखा होता है, उसको कोई सीढ़ियों से धक्का दे देता है, वो गिर के ऑन द स्पॉट मर जाता है। और एक थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड बच्चा अपने ही कमरे में जल कर मर जाता है। कमिंग बैक टू 1963, ये 1885 के बाद वाकयात हुए थे। 1963 में एक फैमिली उस घर को दोबारा परचेज करती है। और फिर शुरुआत होती है उस खतरनाक जर्नी की, जिसकी वजह से इस घर को ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट हॉन्टेड हाउस का लक़ब मिल जाता है।
मॉन्टी क्रिस्टो होमस्टेड नाम की ये प्रॉपर्टी, जो पता नहीं कब से बनी हुई है, 1885 से आप अंदाजा लगा लें। 1963 में जाके दोबारा आबाद होती है, जिसमें दो मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और रहना शुरू करते हैं। पहले ही दिन जब उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीदा होता है और शिफ्ट हो रहे होते हैं, फाइनल शिफ्टिंग हो रही होती है, दिन भर सारा सामान डंप किया जाता है। रात को थोड़ा बहुत सामान जो रह जाता है वो अपने पुराने इलाके, अपने पुराने घर से समेट के अपनी गाड़ी में रख के अपने नए घर की तरफ पहुंचते हैं। और जैसे ही घर के सामने गाड़ी रुकती आके, तो वो देखते हैं कि पूरे घर में रोशनी रोशनी हुई है। हैरत की बात यह थी कि उस घर की अभी तक बिजली भी नहीं थी। दोनों मियाँ बीवी परेशान हालत में अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़कर, ताकि सिक्योर्ड रहें, बंद करके घर के अंदर दाखिल होते हैं, ये समझ के कि शायद कोई इंट्रूडर आ गया है, चोर आ गया है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं, वो लाइट जो पूरे घर में जगमगा रही होती है आहिस्ता आहिस्ता करके डिम हो जाती है। जब जाके कमरे चेक करते हैं तो किसी को ना पाके अजीब हैरत में रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। खैर, एक इत्तेफाक समझ के, इग्नोर करके उस घर में वो शिफ्ट हो जाते हैं। लाइट आ जाती है, रोजाना का जो मामूल है वो शुरू हो जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं वो शिकायत करते हैं अपने वालिदैन से कि घर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के उस पे बना हुआ था। तो बच्चे वालिदैन से शिकायत करते थे कि सेकंड फ्लोर पे कोई हमेशा भागता हुआ हमें फील होता है, कि कोई भाग रहा है और एक से ज्यादा लोग भाग रहे हैं। वालिदैन को लगता था कि शायद बच्चे मस्ती मजाक कर रहे हैं। लेकिन ये बात उस वक्त वालिदैन के सामने भी क्लियर होना शुरू हुई जब एक दिन मिस्टर रायन अपने लाउंज में बैठे हुए, शायद टीवी देख रहे या कुछ भी, जो भी XYZ न्यूज़पेपर बुक पढ़ रहे हो, देखते हैं कि दूसरे ही कमरे में, जहां सामने कमरा था लाउंज के, वहां पे एक औरत अचानक से नमूदार होती है, बूढ़ी सी औरत, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और उनको एक हिंट दे रही है और कह रही है कि गेट आउट। ये बात अनयूजुअल थी, इसीलिए करीबी जो लोग थे, जो मोहल्ले वाले थे, जो भी नेबरहुड था, वहां पता किया तो पता चला कि वहां पे इस तरह के मियाँ बीवी रहते थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर एंड एलिजाबेथ क्रॉली। और बकौल नेबर्स के इस घर में उन्हीं दोनों की रूह, स्पिरिट, जो भी आप कह लें, एंटिटी, एनर्जी, वो ही नजर आती है। बात अभी खत्म नहीं होती। कभी किसी जगह पे फर्नीचर उठता हुआ नजर आता, कभी दरवाजों पे नॉक होती हुई सुनाई देती, कभी घर की घंटी बजती रहती, लेकिन जब चेक करो तो बाहर कोई नहीं होता, फिर भी घंटी बजती रहती। और इस दौरान वो औरत, वो बूढ़ी
जो भी आप कह लें, जिन, स्पिरिट, आत्मा, रूह, वो हर फैमिली मेंबर को आके गुस्से में यही बात बोलती, गेट आउट बिफोर ही कम्स इन, बिफोर ही कम्स इन, गेट आउट बिफोर ही कम्स इन। और एक दिन वो होता है जिसके बारे में वो बार बार इंडिकेट कर रही होती है। एक दिन फैमिलीज ने ऐसी एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी होती है, अपने मेहमान आए हुए होते हैं, तो बच्चों को सुलाने के लिए ऊपर वाली जगह खाली होती है, वहाँ अपने बेटे को सुला देते हैं। 2 बेटियों की ये जिम्मेदारी लगाई जाती है कि हर 10 मिनट के बाद एक बेटी जाएगी और उस बच्चे को देखेगी जो सो रहा है, कि वो आराम से है, गेरा वेरा तो नहीं, रो तो नहीं रहा, तंग तो नहीं कर रहा। और नीचे माँ बाप अपने दोस्त यार अहबाब के साथ हंसी मजाक और पार्टी कर रहे हैं। 2-3 दफ़ा चक्कर लगे बच्चों के अपने भाई को देखने के लिए। जब 4th या 5th टाइम एक बहन रूम में गई, फर्स्ट रूम में, उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला वो देखती है कि उसके भाई के बिल्कुल बराबर में एक बूढ़ा खौफनाक शक्ल का शख्स खड़ा हुआ है और गुस्से से उस बच्चे को देख रहा है। और जैसे ही ये लड़की दरवाजा खोलती तो उसकी तरफ भी देखता है। भागकर वो वहीं पे शोर मचाती है, भागकर जाती है, अपने वालिदैन को बताती है। वालिदैन आते हैं, देखते हैं तो कोई भी मौजूद नहीं होता। जब बच्ची से उसकी शक्ल और उसकी जो भी किस तरीके का फेस था ये जानते हैं, पर उससे स्केच बनवाते हैं, तो पता चलता है जो प्रीवियस ओनर्स थे मिस्टर क्रिस्टोफर क्रॉली, उनसे उस शक्ल का मैच होता है। फिर इंसिडेंट्स मजीद बढ़ना शुरू होते हैं। एक दिन मिस राइन अपने एटिक, एक जगह होती है जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ वॉशिंग एरिया होता है, अंग्रेज़ों के घरों में टॉप फ्लोर पे एक 2 छती टाइप की चीज़ होती है जहाँ पे कपड़े वपड़े या स्टोर वगैरह की, स्टोर रूम टाइप की चीज़ होती है। वहाँ पे वो अपने कुछ सामान वामान चेक कर रही थी कि उसकी सामने जो खिड़की थी उससे नज़र पड़ती है सामने अपने गार्डन पे जहाँ पे कपड़े सूख रहे होते हैं। और वो देखती है कि कपड़े जो हैं वो एक अजीब पोजीशन में ऊपर हो रहे हैं। सबसे पहले वहम आता है कि यार हवा चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस पोजीशन से वो कपड़े उठ रहे थे उससे लग रहा था कि कोई उनको उठा रहा है। फिर कई सारी तस्वीर ऐसी उनकी, जब फैमिली पिक्चर्स आप घरों में खींच रहे होते हैं तो उस तस्वीर में किसी का नजर आ जाना, कभी किसी को नजर आ जाना। और लास्टली जिस चीज के ऊपर वो बार बार वही औरत जो नजर आती थी वो बोलती थी कि वो शख्स बहुत गुस्से में है, आप लोग घर से दफा हो जाइए। दोनों मियां बीवी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। कि अचानक से उनको फील होता है कि उनके ही रूम के उनके बिस्तर पे कोई चीज आके बैठी है। आंखें खोल के देखते हैं तो पता चलता है वही बूढ़ा शख्स, खौफनाक शक्ल, सामने बिस्तर के बीच में बैठा हुआ है। और उसके हाथ में उनके बेटे का सर है। परेशान हाल, चीखते चिल्लाते वो बच्चों के रूम में जाते हैं, बच्चे को देखते हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद चर्च को इन्वॉल्व किया जाता है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है उस जगह को
प्योरीफाई किया जाता है। जो भी क्रिश्चियनिटी में या जो भी मज़हब है वो फॉलो करते थे, मज़हब उसके ज़रिए क्रूसिफ जो भी करते थे, करके उस जगह को थोड़ा सा लेस ईवल बनाया गया। टिल डेट ये जगह मौजूद है। अब इसको एक रेस्टोरेंट कम होटल टाइप की जगह बना दी गई है। अगर कभी आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो द नोटोरियस मोंटी क्रिस्टो होमस्टेड जरूर विजिट कीजिएगा।